नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सामान्य विज्ञान और समान हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रश्न जो हैं ये परीक्षा पैटर्न के हिसाब से रखे गए हैं। परीक्षा में इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो जो मकड़ियाँ होती हैं वो किस वर्ग की प्राणी हैं? तो ये एरेग्निडा वर्ग की प्राणी हैं। और इस वर्ग की विशेषता होती है कि इस वर्ग में जो आने वाले प्राणी हैं उनके 8 पैर होते हैं। और इस वर्ग में 1 लाख से अधिक जातियां हैं जिनमें मकड़ी, बिच्छू इत्यादि शामिल हैं। तो यहाँ पे जो मकड़ियाँ पूछा गया है तो मकड़ियाँ किस वर्ग के? एरेग्निडा वर्ग के प्राणी हैं, याद रखिएगा। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल होती है और नहीं होती हैं। यहाँ पे अदिश राशियों के विषय में पूछा गया है। अदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा जो है नहीं होती। तो यहाँ पे परिमाण और दिशा हो जाएगा। और इनमें यदि बात करें तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि कुछ प्रमुख अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पे परिमाण और दिशा हो जाएगी। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो सबसे पहले हम बल आघूर्ण को समझ लेते हैं। तो बल लगाकर किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण की दिशा जो होती है प्रयुक्त बल के लंबवत होती है। बल आघूर्ण की दिशा जो होती है प्रयुक्त बल के लंबवत होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। और यह एक सदिश राशि है, तो ये भी याद रखिएगा। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर याद रखिएगा। एसआई यूनिट भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो यदि देखें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तीनों ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन वसा एक ऐसा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा को संग्रहित करता है। वसा के अणुओं की बात करें तो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और 1 ग्राम वसा में कितना? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितना? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करने की बात की गई है। तो ये कौन सा? वसा। नेक्स्ट देखते हैं। 1 कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की बूंद किसका उदाहरण है? तो 1 कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की बूंद किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है विसरण का। किसका उदाहरण है? विसरण का उदाहरण है। इसको समझ लेते हैं। आपस में जब 2 प्राकृतिक गैसों को मिलाया जाता है तो ये क्रियाशील होकर एक नए समांग मिश्रण का या विलयन का निर्माण करते हैं। और यही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? विसरण। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। और यदि कोशिका की बात करें तो ये सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज जो हुई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो ये भी नाम याद रखिएगा। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक, 1665 में। और कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन और स्वान है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये ह्यूगो डी ब्राबीज के द्वारा, किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका वो देख लेते हैं। तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत को पहले देखते हैं। तो जीन अनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है और इसी से हमारी अनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। यह जानकारी डीएनए में मौजूद रहती है। और जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थानीय परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्राबीज। नेक्स्ट देखते हैं। एक वास्तविक गैस किसी परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। और इनमें देखें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम जो होती हैं गैसें ये आदर्श गैस के काफ़ी समीप में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रक्षेप के पथ को उसका कहा जाता है। प्रक्षेप के पथ को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेप के पथ को उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ कहा जाता है।
जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल पर एक वक्र पथ पर गति करती है, और इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। और इस वक्र पथ को क्या कहते हैं? प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेप पथ। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्राम। एक्सट्राम के मापन की इकाई क्या है? एक्सट्राम के मापन की जो इकाई है वो है लंबाई। क्या है? लंबाई मापन की इकाई है। और इसका प्रयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्रिस्टलीय ठोस परमाणुओं के बीच की दूरी, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य के रूप में लंबाई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसको डोनेट किससे किया जाता है? तो A0। किससे डोनेट किया जाता है? A0। और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम कितना है? 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर लंबाई हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गति का एक सही समीकरण है? निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है? तो गति के समीकरणों का जो प्रतिपादन था ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ गैलीलियो ने किया था। और जो गति के समीकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला समीकरण होता है v = u+at। यहाँ पे u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और v क्या है? अंतिम वेग है। दूसरा जो इसका फार्मूला होता है वो ut + s = ut + 1/2 at²। और तीसरा जो होता है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला फार्मूला गलत हो जाता है, बी वाला भी गलत हो जाता है। 2s + 2ut at², यदि हम इसको देखें तो ये सेकंड वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है, और ये तीसरा भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो गति का सही समीकरण है वो सी हो जाएगा। ये गति के तीनों समीकरणों को याद रखिएगा, v = u + at, s = ut + 1/2 at², और ये v² = u² + 2as। देखते हैं लौह अयस्क से लोहा निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लौह अयस्क से लोहा निर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। और यदि हम विद्युत अपघटन की बात करें तो विद्युत अपघटन क्या कहलाता है? तो किसी विलयन में उपस्थित धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। और यदि हम ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण क्या है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। प्रभाजी आसवन क्या है? प्रभाजी आसवन जो होता है ये कच्चे पेट्रोलियम में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को अलग करने की विधि है। तो ये चारों को समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं बैकुरल के मापक की इकाई क्या है? बैकुरल के मापक की इकाई क्या होती है? रेडियोधर्मी होती है। बैकुरल जो है रेडियोधर्मी की मापक की इकाई है। और यदि हम चालकता की बात करें तो चालकता की क्या है? सीमेंस है, याद रखिएगा। ये सारों को देख लेते हैं। सीमेंस है। प्रतिरोध की क्या है? ओम है। और वेग की क्या है? मीटर सेकंड। मीटर सेकंड, सभी को याद रखिएगा। मीटर जो वाहन की चाल मापता है, कौन सा मीटर होता है जो वाहन की चाल को मापता है? तो वो स्पीडोमीटर होता है। आपने गाड़ियों में देखा होगा जो स्पीड को बताता है वो क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है, चाल मापी। और वो वाहन के किस गति में चल रहा है उसको दिखाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चाल मापी, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज से बनी होती है। और कोशिका भित्ति क्या होती है? ये पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। ये मोटी, मजबूत और छिद्रयुक्त और निर्जीव होती है। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और यदि सेल्यूलोज की बात करें तो ये एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? सेल्यूलोज प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है उससे घिरा हुआ आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? सब जगह पर समान होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? सब जगह पर एक समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, जिसमें जाइलम जो होता है मुख्य रूप से पौधों की जड़ों से जल को पत्तियों और शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है।
जाइलम क्या काम करता है? पौधों की जड़ों से जल को पत्तियों और शाखाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो जल का वाहक कौन है? जाइलम है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक जीवों में कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और मानव कोशिका में कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र सदैव जोड़े में रहते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा के समान होते हैं और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। और जो 23वां गुणसूत्र होता है ये स्त्री और पुरुष में समान नहीं होता, ये विषमजात गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जो होते हैं समजात होते हैं और जो 23वां होता है ये विषमजात होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है? तो जो कोलाइड होता है एक प्रकार का विस्मांगी विलयन होता है, जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है। यदि हम इसके विलेय के कणों के आकार की बात करें तो 10⁻9 से 10⁻7 के बीच में होता है। और द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है पनीर है, मक्खन है, फल है। तो यहाँ पे द्रव का ठोस का कोलाइडी विलयन क्या होता है? पनीर। इसके अलावा मक्खन वगैरह भी आते हैं, मक्खन है, फलों की जो जेली है इत्यादि ये आती हैं द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? ये रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। इन्होंने 1890 में इन्होंने की थी। और माइक्रोकांडिया के विषय में एक फैक्ट और देख लेते हैं, इसे ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, माइटोकांड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी पूछा जा सकता है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? तो जब कोई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो उसकी गति में उत्पन्न हुआ जो अपकेंद्री बल होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को प्रतिसंतुलित करता है। और दो विपरीत बलों के प्रतिसंतुलन होने से अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में जो बैठे यात्री होते हैं वो भारहीनता महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है शून्य गुरुत्वाकर्षण, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें भारहीनता महसूस होती है। निम्नलिखित तत्वों में से निम्न का सबसे कम गलनांक होता है। तो किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखें रेडान जो होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है। रेडान का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है, -71 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया एक प्रश्न है कि सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो रेडान का होता है, -71। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मछली वर्ग में शामिल नहीं है? मछली वर्ग में कौन सी शामिल नहीं है? तो जो सिल्वर फिश होता है, कटल फिश होता है, व्हील, लोम्बस्टर होता है, ये मछली वर्ग में नहीं आते हैं। जबकि जो सालमन होता है, सालमन जो होता है ये मछली वर्ग में आता है और ये प्रशांत महासागर में बहुत अधिक मात्रा, प्रशांत महासागर में इसकी बहुत अधिक मात्रा के रूप में पाया जाता है। कौन सी? सालमन मछली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समानता मूत्र में पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन है। जो क्रिएटिनिन है ये क्या होता है? एक रासायनिक अपशिष्ट है जो मानव मूत्र में पाया जाता है और मानव शरीर की मांसपेशियों के उपापचय से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन। नेक्स्ट देखते हैं, B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है और यह विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और यदि विटामिन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सी फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। सी फंक ने की थी और कब की थी? 1911 में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की चर्चा की, अब हम हिंदी के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। हिंदी में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध वर्तनी देखना है तो परीक्षण, परीक्षण ये गलत हो जाता है, छोटी री है। परीक्षण ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ का जो शुद्ध वर्तनी शब्द परीक्षण हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन 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 सी आती हैं? ई, ए आते हैं। मध्य स्वर में आता है आ, पश्च स्वर में आता है बड़ा आ, ऊ, ओ और औ। और एक शब्द और याद रखते हैं इसमें, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये भी याद रखिएगा, जीवा के आधार पर 3 प्रकार और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बेटी पिताजी के साथ चलने वाली थी, जाने वाली थी, चलने वाली थी, जाने वाली, जाने वाला, ये गलत हो जाता है, जाने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ क्या थी? जाने वाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरों के अर्थ व्यक्त करता है। चारपाई पकड़ना, चारपाई पकड़ना का क्या अर्थ होता है? बीमार हो जाना। चारपाई पकड़ना का जो अर्थ होता है वो बीमार होना। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करता है। जो निपुण है इसका समानार्थी शब्द क्या है? तो निपुण का समानार्थी शब्द होता है अभिज्ञ। निपुण का समानार्थी शब्द क्या होता है? अभिज्ञ। और यदि हम अभिज्ञता की बात करें, इसके समानार्थी शब्दों की बात करें तो विद्वता, जानकारी, निपुणता, प्रवीणता, कुशलता होती है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश में एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो, ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी उत्पन्न न हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। और जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? वीरान कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा, और जो भूमि में, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुंह में ठेपी देना। मुंह में ठेपी देना किसका उदाहरण है? तो मुंह में ठेपी देना का उदाहरण है ना बोलना, कुछ ना बोलने देना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुछ ना बोलने देना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, आकांक्षा, ये गलत है। आकांक्षा, आकांक्षा ये भी गलत है। आकांक्षा ये सही है। आकांक्षा में छाछत्री वाला छा आएगा, तो आकांक्षा में ये सही है। परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का क्या अर्थ है? परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। परा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उल्टा। जैसे जीत पराजित, जय पराजय इत्यादि जो होता है, परा का शब्द क्या जुड़ के क्या कर देता है? उल्टा कर देता है शब्द को। नेक्स्ट देखते हैं, ऋत्योनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगी? रीति धन अनुसार। रीति धन अनुसार जो संधि विच्छेद होगा इसका का। और ये किसका? यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण संधि का। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो रस सूत्र के जो जनक माने जाते हैं भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माना जाते हैं। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। तो ये भी याद रखेंगे, काव्य में रसों की संख्या 9 है और भरत मुनि के अनुसार 8 है। और श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे क्या कहलाता है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ में भिन्नता होती है, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इस पंक्ति में भी मनुष्य शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखें तो प्रत्येक बार उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये दंतय, जो दंतय है, दंतय से ला और सा का उच्चारण होता है, जिसमें ता वर्ग के वर्ण आते हैं।
तावर के ता, था, दा, धा और इसके अलावा ला और सा आते हैं। तो इसका उदाहरण उच्चारण क्या हो जाएगा? दंत है। मुहावरे का सही युग्म दिखाना, तो यहाँ पे सही युग्म कौन सा है? आंख दिखाना, सुखी होना, ये गलत हो जाता है। आंख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना, ये सही हो जाता है। आंख में चर्बी छाना मतलब घमंड में चूर हो जाना, आंखें बिछाना, गुस्से से देखना, आग लगाना, धोखा देना इत्यादि, ये गलत हो जाता है। तो इस युग्म का जो सही चयन है वो ये है, आंख में चर्बी छाना, इसका मतलब घमंड में चूर हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलांगार। कुलांगार इसका वाक्यांश हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। पौ बारह होना, पौ बारह होना यहाँ पे देखें तो पौ बारह होना का होता है खूब लाभ होना। पौ बारह का जो शब्द का होगा क्या होगा? खूब लाभ होना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा खूब लाभ होना। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखें, वह भीख गुजर करता है, तो वह भीख बांट कर, ये गलत हो जाएगा। वह भीख देकर, ये भी गलत हो जाएगा। वह भीख मांगकर गुजर करता है, ये हो जाएगा सही, सी। तीर का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची क्या है? तो तीर का जो पर्यायवाची है इसमें आते हैं सर, बाण, सायब, सिलीमुख, आशुग, नाराज। तो यहां पे जो तीर का पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में क्या उपसर्ग है? तो परिक्रमा में परि। परिक्रमा में क्या उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। और इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं जैसे परिभ्रमण, इसके और उदाहरण है परिधि, परिशीलन, परिक्रमा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है परि है। अत्युक्ति शब्द में संधि है, उसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। इसको यदि हम विच्छेद करें इसका तो क्या हो जाएगा? अति, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यदि ई ई उ उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। उ का क्या हो जाता है? वा। और री का क्या हो जाता है? रा। तो यहाँ पे हम देखें तो इति और उ का क्या हो जाता है? ता, या। नेक्स्ट देखते हैं, ई या आ, या ये किस संधि का में परिवर्तन है? तो ये किस संधि का? यण संधि का। किस संधि का? यण संधि का। अभी हमने देखा है। और जैसे पर्यावरण, पर्यावरण इत्यादि इसके उदाहरण हैं। जैसे देखते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस, कौन सा रस है? तो निश्चित बरसन नयन हमारे में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार का दूसरा पार्ट जो है वियोग श्रृंगार रस है। इसमें प्रेमिका को अपने प्रेमी के विषय में सोचकर उसके नयन से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया जाएगा? वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट देखते हैं, किस रस को रस राज कहा जाता है? किस रस को रस राज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसमें 2 रस होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट देखते हैं, चरण कमल बंधव रघुराई में अलंकार है। चरण कमल बंधव रघुराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। और यहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु में समान गुण भाव के की जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पे उपमान के कथन द्वारा उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो रूपकाति श्लोक अलंकार होता है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो है चरण कमल बंधो रघुराई में रूपक अलंकार होता है।
इस तरह से हमने हिंदी और विज्ञान, समान हिंदी और समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को के विषय में चर्चा किए हैं, और इसी तरह के हम अगले वीडियोज़ में भी ऐसे प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट को लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।